बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वीक 2 लेक्चर एरे के ऊपर है, जिसमें हम एरे को डिस्कस करेंगे। आप वेयर प्रोग्रामिंग में एरे जो है एग्जैक्टली सेम है जिस तरह सी शार्प के अंदर बनता है, इसी तरह ही एरे आप डिफाइन करते हो जावा में, एरे बनाते हो आप सी प्लस प्लस में, सी में। कि एरे क्या है कि सेम टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर होता है तो सारा इंटीजर एरे होता है। अगर आपका स्ट्रिंग का एरे है तो सारे स्ट्रिंग का एरे होगा। अगर स्टूडेंट क्लास है और उसके एरे है तो सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स के होंगे। तो एरे क्या है? कलेक्शन है। एरे एक लिस्ट है, same type of object. An array is a special type of data type which store fixed number of values sequentially using a special syntax. एक तो ये चीज कि एरे को जो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सिक्वेंशियल मेमोरी होती है कि एक ही जगह पे मेमोरी एलोकेट होगी। उसमें फॉर एग्जांपल इंटीजर का एरे है तो एक एलिमेंट 4 बाइट का है। अब आप 5 इंटीजर एरे बनाते हो तो 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एक ही चंक में, एक ही जगह पे उनको एलोकेट होगी। सेम एड्रेस पे एरे का जो नेम होता है वो एक किस्म का पॉइंटर होता है, उसके पास एड्रेस होता है। पहला एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, फर्स्ट बाइट का ही एड्रेस होता है। जैसे वो पूरा एलिमेंट कैसे काउंट होता है कि वो जो डाटा टाइप जितनी मेमोरी की लेता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर 4 बाइट है तो पहले एलिमेंट के पास भी 4 बाइट, दूसरे के पास भी 4 बाइट, तो वो कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स हैं, ये जिस तरह ये 10 एलिमेंट्स हैं, 10 into 4 40 बाइट्स इकट्ठी एलोकेट होगी। पहली 4 बाइट जिस पे 12 लिखा होगा उसका इंडेक्स हम 0 कहेंगे। फिर अगली 4 बाइट उस पे 52 लिखा होगा, उसको 1 कहेंगे। इस तरह ये इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस इसके 0 से हमेशा स्टार्ट होते हैं और जो इसकी वैल्यूज हैं वो आप उसकी कैपेसिटी के हवाले से स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो इसमें नंबर स्टोर होंगे। अगर ये कैरेक्टर होता तो इसमें एक एक लेटर स्टोर होता। अगर ये स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग में जितनी बाइट्स हैं फॉर एग्जांपल तो उतनी बाइट्स स्टोर होती हैं। अगर ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती। आपको पता है कि आप चाहे कोई सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप यूज करें या यूजर डिफाइंड कुछ डाटा टाइप को यूज करें या क्लास को यूज करें, हर एक का ऑब्जेक्ट की मेमोरी साइज डिफाइन हो जाती है कि उसकी, अगर आपकी स्टूडेंट की क्लास है तो उसमें जितने डाटा मेंबर्स होंगे, हर मेंबर्स को जितनी मेमोरी एलोकेट हो रही होगी तो वो डिफाइंड है। तो एक ऑब्जेक्ट का साइज आपको पता है फिक्स्ड है। अब जब आप उन ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा इस एरे को टोटल मेमोरी एलोकेट कितनी होगी। अब एरे के नेम के पास इस 0 इंडेक्स एलिमेंट का एड्रेस होता है। अब जब आप एरे का इंडेक्स 3 लिखते हो, एरे का नेम और इंडेक्स 3, तो वो डायरेक्ट ये एड्रेस इसका कैलकुलेट होता है कि हाँ जी हर एक ऑब्जेक्ट का ये साइज है, तो थर्ड इंडेक्स किस मेमोरी लोकेशन पे होगा, तो वो डायरेक्ट जाके इस एलिमेंट को एक्सेस करता है, ना कि वो 1 by 1 जाएगा। तो एक तो ये फास्ट होता है कि जब भी आपको इंडेक्स मेंशन करते हो डायरेक्ट उसी एड्रेस पे, उसी लोकेशन पे जाके डाटा को रीड करना, उसी एड्रेस लोकेशन पे जाके डाटा को राइट करना। एरे इज फास्ट देन एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, और उसकी निस्बत ये फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। इसी तरह लेकिन इसकी जो कांस्टेंट ये है कि इसको जितनी मेमोरी चाहिए होगी वो कंसेक्टिव होगी, इकट्ठी होगी। ये नहीं हो सकता कि सिस्टम उसको हाफ मेमोरी एक जगह पे दे दे और हाफ मेमोरी किसी और जगह पे। तो एरे को कंसेक्टिव मेमोरी चाहिए, एक ही जगह पे मेमोरी ब्लॉक उसका होता है। और एरे के नेम के पास जो 0 इंडेक्स एलिमेंट है इसका मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है जी। और ये जो 0 है ये लोअर बाउंड है और ये जो लास्ट इंडेक्स है, अब इसमें 0 से 10, इसका मतलब है ये कितने एलिमेंट है? ये 11 एलिमेंट है। ठीक है, आप काउंट कर लें 0 1 2 3 4, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 10 इंडेक्स है ये इसका अपर बाउंड है और ये जो 0 इंडेक्स है ये इसका लोअर बाउंड है। अब अगर इस एरे को आप 0 से माइनस में कोई इंडेक्स देते हैं या 10 से अबव कोई इंडेक्स देते हैं तो ये आउट ऑफ बाउंड कहलाता है। बहुत सारी जगहों पे आपको एरर आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो वो यही होता है कि जब आप उसके जो जितने पॉसिबल इंडेक्सेस हैं उनसे हट के कोई वैल्यू आ रही है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आएगा। C++ में आल दो के नहीं आता। C++ क्या करता है कि मैंने 5 का किया तो मैं आगे 10 तक भी डाटा स्टोर कर लेता हूँ कि वो खुद कैलकुलेट करता रहता है। बट जावा, C#, जितनी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये लैंग्वेजेस हैं, एडवांस लैंग्वेजेस हैं, ये आपको एरे के इंडेक्सेस की बाउंड्रीज को मैच करती हैं। उससे आउट ऑफ द बाउंड्री आपको एक्सेस नहीं अलाउड होती और आपको एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एरे का कंसेप्ट था। आप एरे बनाते हो, एरे में हर एलिमेंट एक ही तरह का होता है, एक ही टाइप का होता है। अगर इंटीजर एरे है तो हर एलिमेंट इंटीजर होगा, स्ट्रिंग एरे है तो हर एलिमेंट स्ट्रिंग होगा, स्टूडेंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स का एरे है तो हर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट होगा। ये नहीं हो सकता कि एक आप इंटीजर रख लें, एक स्ट्रिंग रख लें, एक वो कर लें, नहीं। हाँ, आप एक क्लास बनाएं, उसमें आप नेक्स्ट टाइप की चीजें बनाएं और फिर जो एरे बनेगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है C# में, इसका सिंटैक्स कैसे है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी डाटा टाइप है उस टाइप का नेम होता है और फिर ये दो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं और फिर एरे का नेम होता है। यहाँ पे एरे सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, इंस्टेंशिएट नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टेंशिएट कैसे होता है कि आप ये देखें कि इंटीजर एरे है, इंट, फिर ये मैं स्पेस देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इंट में ये आई भी कैपिटल नहीं होगा ड्यू टू ये वर्ड इसने कैपिटल दिया हुआ है। इंट डाटा टाइप है, कोई भी डाटा टाइप या कोई भी क्लास जिसका आप एरे बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। बड़ी दो ब्रैकेट जो इंडेक्सेस हैं ये आप मेंशन करोगे। फिर एरे का नाम, नेम ऑफ द एरे, जिस तरह इंट एरे 1 या मैं इसे ARR कर देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, फिर वही टाइप जो यहाँ पे है, फिर वही ब्रेसेस और फिर साइज ऑफ द एरे कि ये कितने एलिमेंट का एरे होगा। जिस तरह ऊपर हमने इमेज में दिखाया 11, तो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूं तो इसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसमें मैं 5 इंटीजर्स डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, इस कंसेप्ट को वैसे तो मैंने क्लास में ये भी बताया था कि जिस तरह आप क्या करते हो कि आप के एरे इसी तरह होता है जिस तरह एक रोड पे घर होते हैं एक ही सीक्वेंस में। ठीक है, आप हाउस नंबर से एक सीक्वेंस में रखते हो। अगर आपको एक नंबर का पता है तो आपको पता है अगला ये होगा, अगला ये होगा, अगला ये होगा। अगर एक हाउस नंबर 10 पे आप खड़े हैं और वो सीक्वेंस में है, हाउस नंबर 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा। अगर आपने 18 पे जाना है तो आपको पता है कि मैंने 10 पे हूँ तो 8 हाउस के बाद वो घर होगा, तो आप उसी साइड पे सेंटर में चले जाते हो। तो ये छोटी सी एग्जांपल। इसी तरह यहाँ पे ये आपका एरे डिक्लेयर हुआ और ये इस एरे को मेमोरी एलोकेट होती है। आपको पता है आपने C++ में भी न्यू का कीवर्ड पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है और C# में भी न्यू का कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए होता है। ठीक है, ये जस्ट डिक्लेयर हुआ और ये इंस्टेंशिएट हुआ, न्यू, इंटीजर और ये साइज। यहाँ पे अगर 5 की जगह मैं 15 कर देता हूँ तो अब ये जो ARR है, ये जो नेम है, ये जिस एरे को रिप्रेजेंट करेगा उसके इनसाइड 15 एलिमेंट्स होंगे। तो उसका इंडेक्स स्टार्टिंग होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा 14। तो 0 से लेकर 14 तक मैं हर एलिमेंट पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ और रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब इसको मैं वापस 5 कर देता हूँ क्योंकि ये एरे के डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो गई।
अब एरे को डिक्लेयर करने के साथ भी वैल्यूज असाइन करनी हो, स्टैटिक वैल्यू, तो इस तरह एरे की इनिशियलाइज करने के साथ ही कर्ली ब्रैकेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी वैल्यू आप पास कर दें। हाँ, ये लाजमी नहीं होता कि सारी उतनी ही हो। आप अगर ये फॉर एग्जांपल ये पास करते हो 3, तो ये क्या होगा, पहली वैल्यू 0 इंडेक्स को, फिर दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स को और तीसरी वैल्यू 2 इंडेक्स को असाइन हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एरे का अगेन सिंटेक्स, ऊपर तो आपको एग्जांपल के साथ बताया गया है, एरे का सिंटेक्स बताया गया है। कोई भी डाटा टाइप, फिर ब्रैकेट, एरे का नेम जो आप चाहो रखना चाहो, फिर इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, फिर वही डाटा टाइप, इट शुड बी द सेम डाटा टाइप, और साइज ऑफ द एलिमेंट। फिर रन टाइम पे उतना। अब जब एक एरे 5 एलिमेंट का डिक्लेयर हो गया तो उसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। आप एरे की लेंथ 1 डिफाइन कर देते हो तो उसके बाद उसमें कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव नहीं हो सकता। हाँ, उसमें उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आप किसी वैल्यू को 0 कर दें, किसी को नल कर दें, किसी को कुछ कर दें, बट उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज रन टाइम को ग्रोथ चाहिए तो फिर एरे नहीं, फिर हम कुछ और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, फिर वो हम यूज करेंगे। तो इसमें इसका फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 वेरिएबल्स बनाने हैं इंटीजर टाइप के, तो आप 5 वेरिएबल बनाएं। लेकिन अगर आपने 50 बनाने हैं तो आप कैसे करोगे? आपने 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल नंबर स्टोर करने हैं, तो क्या आप 50 वेरिएबल्स बनाओगे A B C D? नहीं। आप क्या करते हो, 50 का इंटीजर एरे बना लेते हो। फिर अगर आपने 50 इनपुट लेनी है तो क्या आप जिस तरह C++ में cn लिखते हो या यहाँ पे console.read लाइन लिखते हो, तो क्या 50 इंस्ट्रक्शन 1 by 1 लिखोगे? नहीं। आप लूप लिखते हैं, 50 टाइम आइटरेशन उसकी होती है और 50 टाइम इनपुट लेता है। जस्ट 3 to 4 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रिपीट होती रहती हैं लूप के अंदर, या 1 or 2 इंस्ट्रक्शन जो रिपीट होती हैं लूप के अंदर, लूप 50 टाइम चलेगा। तो ये कोडिंग में हमें हेल्प होती है, रिफाइनमेंट होती है, यही लॉजिक होती है कि अगर एक ही टाइप की चीजें हैं आपने मल्टीपल रखनी है तो आप उतने वेरिएबल बनाने की बजाय एक एरे बना लेते हो और फिर उस एरे में इनपुट लेना, उस एरे को आउटपुट करना, उस एरे को सॉर्ट करना, उस एरे को मैनिपुलेट फर्दर करना इजी हो जाता है, इंस्टेड के उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल आप सोचे ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, उन 10 में से अगर आपने बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, लूप के बगैर आप कैसे कंपेयर करोगे? एक एक को लिखोगे इंस्ट्रक्शन हर एक से मैच करने के लिए, वो आप इमेजिन करें कि वो कितना लेंथी कोड होगा। ठीक है, तो उसके बजाय लूप हमें हेल्प आउट करते हैं। लूप आप पढ़ चुके हो, फॉर लूप, ठीक है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और आई थिंक जावा में आप फॉर ईच भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉर ईच भी पढ़ेंगे। फॉर लूप, ये आपका फॉर लूप कहलाता है। फॉर लूप का सिंटैक्स है, इस फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलंस रिक्वायर्ड होते हैं और एक कंडीशन है। ये कंडीशन सिर्फ आप 1 भी लिख दें तो ट्रू, इधर ट्रू चाहिए होता है, ट्रू होगा तो ये लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स कंडीशन या सिंपल कंडीशन लिखें 2 सेमीकोलंस के दरमियान में, अगर इसकी वैल्यू ओवरऑल ट्रू बनती है, 1 is also true, 5 is also true, कोई नंबर लिख दें यहाँ पे या कोई कंडीशन लिख दें तो वो आपका ट्रू कहलाएगा। अगर वो ट्रू है तो ये लूप बॉडी में जाएगा। पहले पोर्शन को हम इनिशियलाइजेशन पोर्शन बोलते हैं, जो फर्स्ट सेमीकोलन से पहले है। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है। ये ऑप्शनल है, लास्ट में ये वैल्यू लिखें बट सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोर्शन, सेकंड स्टेटमेंट लूप की कंडीशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी हो सकती है और सिंपल इसकी आउटपुट होनी चाहिए ट्रू। ठीक है,
अगर ये ट्रू होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा ये फॉर लूप की बॉडी। अभी एक इंस्ट्रक्शन है तो कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर भी आप लिख सकते हो, बट मल्टीपल हैं तो कोड ब्लॉक आप लिखते हो, इस ब्रैकेट को कोड ब्लॉक बोलते हैं। कोड ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर लूप का नेक्स्ट स्टेप होता है बॉडी के बाद ये लास्ट इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा इसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस होगा। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इसमें भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, तो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, और ये ऑप्शनल है, यहाँ पे नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट जो रिक्वायर्ड चीज है ये दो सेमीकोलन और उसके दरमियान में कंडीशन जिसकी आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आए। जब तक ये आउटपुट इस कंडीशन की ट्रू आती रहेगी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ तो लूप की बॉडी क्या हो, लूप की ये बॉडी, ये ब्लॉक इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक है, ये नहीं होगा लूप का। लूप की बॉडी ये इंस्ट्रक्शन है जो एम्प्टी इंस्ट्रक्शन है और सेमीकोलन पे टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। अब अगर ये 10 टाइम चलना है तो 10 टाइम ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, 10 टाइम ये चलेगा लूप, बट ये सिंपल 1 टाइम चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इफ के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, फॉर के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। और दे थॉट के ये जो ब्रैकेट के अंदर कोड ब्लॉक है ये लूप का है, इधर अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो ये कोड ब्लॉक लूप का नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप इस एग्जांपल में क्या बताया गया कि एक इंटीजर माई एरे है और उसकी लेंथ 10 है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट है, ठीक है। आपने माई एरे 10 इंडेक्सेस का 10 एलिमेंट्स का डिफाइन और डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये जिस तरह यहाँ पे न्यू से आ गया। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम मैसेज दे रहे हैं प्लीज एंटर 10 नंबर्स। अब हम लूप लगा रहे हैं, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये लाजमी नहीं होता कि आई वेरिएबल ही हो, ये जे के एल कोई आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इंडेक्सेस के लिए आई प्रेफर्ड हम करते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे का नेम डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ इंडेक्सेस पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 डिफाइन किया तो इस प्रॉपर्टी में 10 होगा, 5 तो इसमें 5 होगा। तो आपको यहाँ पे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको आप एरे पास करो, वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। अब उसको मैं 5 एलिमेंट का एरे पास करूंगा तो 5 प्रिंट करेगा, अगर 10 का पास करूंगा तो 10 वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एरे की लेंथ कितनी है? तो एरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता है तो फंक्शन में ये फंक्शन ब्रैकेट आती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो लेंथ प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करेगी 10, तो आई लेस देन 10 होना चाहिए। अगर मैं इक्वल टू करूंगा तो एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि 10 जब टाइम आए 11th पे ये जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 10 होगी, तो इसमें जब ये 10 एलिमेंट है तो इसकी छोटी वैल्यू लोअर बाउंड इसका 0 और अपर बाउंड है इसका 9, तो ये 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए मैंने लेस देन लेंथ कहा है, तो ये 9 के बाद लूप नहीं चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आए एरे का नाम और इंडेक्स, पहले ये 0 होगा और कंसोल डॉट रीड लाइन से इनपुट ली, और कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमने पास किया और असाइन कर दिया। फिर इटरेशन पे अगली पे गया, आई 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 10 ट्रू, फिर 1 पे इनपुट लेगा। इस तरह ये इटरेट होता रहेगा। जब ये 8 आएगा फिर ये आई प्लस प्लस उसको 9 करेगा, 9 इज लेस देन 10, यस। फिर ये इनपुट लेगा, फिर ये आएगा 10, 10 इज लेस देन 10, नो, तो बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी आपकी इटरेशन होगी। अब इसकी यहाँ पे आउटपुट, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 का एरे डिफाइन कर रहे हैं। अब इसी का ये सिंटेक्स पूरा लिखा हुआ है, कंप्लीट प्रोग्राम के ऊपर यूजिंग सिस्टम वगैरह आ गया है। यहाँ पे आपकी नेम स्पेस प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन है, यहाँ पे एरे डिफाइन हो रहा है 10 का,
सर्च नंबर रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या किया गया कि आपको कहा गया कि एंटर 10 वैल्यूज आप एंटर करते हो, फिर आपसे कहा जाता है आप उसमें से कौन सा नंबर सर्च करना चाह रहे हो। आपसे एक नंबर इनपुट लिया जाता है, वो सर्च नंबर में कोई भी वेरिएबल में आप स्टोर कर लेते हो। देन आप आइटरेशन चलाते हो फिर लूप के ऊपर दोबारा से, और हर इंडेक्स की एरे का नेम और इंडेक्स इसकी जो वैल्यू होती है उसको मैच करते हो इस जो इनपुट नंबर लिए, जिससे आपको मैच हो जाता है उसका फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स को प्रिंट कर देते हैं, रिजल्ट ट्रू कर देते हैं। और ये एक फ्लैग है बूल टाइप का। जब भी आप बूल वेरिएबल रखते हो और उसमें ट्रू फॉल्स के लिए क्या मुझे मिला या नहीं मिला, तो उसको हम जनरली फ्लैग बोल देते हैं, बूल रिजल्ट या फ्लैग। तो उसको आप जो ही कहीं मैच करता है ये कंडीशन के अंदर है के अंदर, तो वो ट्रू हो जाता है। उसके बाद जब ये इटरेशन होगा, अगर वही वैल्यू 2 या 3 जगहों पे है, वो 2-3 जगह उनके इंडेक्सेस प्रिंट हो जाएंगे कि वो 0 इंडेक्स पे मिली, 5 इंडेक्स पे मिली, 7 पे मिली। तो उसके बाद जब ये लूप खत्म होगा तो बाहर आएंगे। अगर इस वेरिएबल में शुरू में फॉल्स पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है अगर ये लूप में नहीं मिला अब भी फॉल्स है तो इसका मतलब है वैल्यू नॉट फाउंड, तो फिर हम कहते हैं नंबर नॉट फाउंड। अगर ये मिल जाता है तो ये वैल्यूज प्रिंट होती हैं, तो ये मैसेज हम प्रिंट नहीं कराते। ये सिर्फ फ्लैग, ये बूल टाइप का जो वेरिएबल है, ये सिर्फ इसलिए रखा है कि लूप जब एंड हो, अगर नहीं मिलता, किसी वैल्यू से मैच नहीं होती, तो हम ये मैसेज दे सकें। ये console.readline या रीड, ये जो सिस्टम पॉज के लिए ये आपका प्रोग्राम है। तो एरे के इस प्रोग्राम को नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करके देखते हैं।